नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं तेजपाल नायक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य सही होगा और आप हमारे द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस का सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपन, और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान, उस पर बात करते हैं। पिछली जो अपन की जो क्लासें रही थी वो रही थी हेल्थ पॉलिसी पे। आज अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे 5 ईयर प्लान। जैसा कि 5 ईयर प्लान नाम से ही पता लग रहा आपको, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, वो ऑब्वियसली 5 साल का रहेगा, है कि नहीं। उसमें जो गोल रखे जाएंगे वो कितने साल के लिए रखे जाएंगे, 5 साल तक, है कि नहीं। और वो गोल किस पे रखे जाएंगे, जरूर वैसे तो अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्टूडेंट है, तो मेनली अपन बात किस पे करेंगे, अपना तो जो मेन रहेगा वो तो अपन हेल्थ पे ही बात करना चाहेंगे, है कि नहीं, क्योंकि अपना तो मेन जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन 5 ईयर प्लान के अंदर क्या किया गया था, जरूरी नहीं कि वो हेल्थ पर ही था, वो हेल्थ पे नहीं था, वो आपके एजुकेशन पे भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी था, एग्रीकल्चर में भी था, इरिगेशन में भी था, सिंचाई, जो इरिगेशन मतलब जो सिंचाई क्षेत्र है उसमें भी प्लान रखे गए थे। हेल्थ के अलावा मतलब कि और भी कई सारे वो मुद्दे हैं वो इसमें रखे गए थे। अब बात करते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन, यानी कि कब, थोड़ा सा इतिहास की मैं अगर बात कर लूँ, इतिहास की बात करूँ तो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश लोग थे वो तो भारत को अच्छी तरह से लूट के चले गए। उन्होंने तो भारत को छोड़ दिया जहाँ पे था कि भाई अब आप संभालो, हमने तो आपको आज़ादी दे दी, अब आप संभालो, आप जानो और अपना काम जानो। तो हमारे उस टाइम के जो मतलब कि जो लीडरशिप थी, उनके सामने मुख्य चुनौती क्या थी कि अब इस देश को आगे कैसे लेके जाया जाए, है कि नहीं है। अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, हमें तो इस देश को चलाना ही है, लीडरशिप अपने हाथ में। तो इन जो देश की जनता है उसको भरोसे में लेके आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उस बढ़ने के क्रम में जो सबसे पहला जो मतलब कि 5 ईयर प्लान बनाया, वैसे मैं एक चीज़ आपको और थोड़ी सी मैं क्लियर कर देना चाहूँ कि जो 5 ईयर प्लान है वो कहाँ से एडॉप्ट किया गया, वो आपके रशिया से एडॉप्ट किया गया। स्टालिन नाम सुना होगा आपने, स्टालिन। तो रशिया के अंदर या मतलब सोवियत संघ के अंदर पहले क्या था कि ये 5 ईयर प्लान वहाँ पे ऑलरेडी चल रही थी और वो अच्छे ढंग से मतलब कि वो उसको क्रियान्वयन कर रहे थे, उसको एक्टिवेट कर रहे थे, कुल मिला के अच्छी सही ढंग से उसको चला रहे थे। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे भारत के, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने जब वो वहाँ गए, वहाँ पे वो सोवियत संघ गए, तो उन्होंने वहाँ से उन्होंने देखा इस 5 ईयर प्लान के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोग्राम को एडॉप्ट कर ले और इसको भारत में भी लागू किया जाए। तो पंडित जी ने क्या करा कि 1951 में आके, वैसे तो इसकी प्लानिंग तो पहले से बनाई, लेकिन 1951 में आके भारत में पहली जो 5 ईयर प्लान है वो लागू किया। 1951 से 1956, क्योंकि ये 5 साल का था, नाम से ही जाहिर है तो कितने चलेंगे, 5 साल ही रहेगा। 1951 से 1956 तक भारत का पहला 5 ईयर प्लान चला और लास्ट तक कितने मतलब कि कितने बने, ये टोटल 5 ईयर प्लान बने आपके 12। तो लास्ट वाला था वो कितना था, 2012, याद रह जाएगा ना आपका। 2012 से जो लास्ट वाला जो टोटल कितने बने, 2012 से 2017 तक, यानी कि पहली 5 ईयर प्लान कब लागू हुई आपके, 1951 से 1956 तक। और जो लास्ट थी 12th, वो कब से थी, 2012 से 2017। तो ये तो आपके फर्स्ट हो गई और ये आपके 12th हो गई, है ना, याद रह जाएगा ना इससे। 2012 से 12 2017 तक ये, तो ये मान लेंगे, ये मान लिया अपन ने कि ये कहाँ से अपन ने एडॉप्ट करा, सोवियत संघ से एडॉप्ट किया। अब अपन बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या होती है। और एक चीज, ये 5 ईयर प्लान उस टाइम पे कौन मतलब कि इसको मतलब कि ऑपरेट करता था, प्लानिंग कमीशन, जिसको हिंदी में कहते थे योजना आयोग। अब योजना आयोग नहीं है, अब उसका नाम बदल के मोदी सरकार ने क्या करा,
करंट गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग नाम है। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम, ये प्लानिंग कमीशन था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया अभी, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग आयोग का नाम क्या है अब, नीति आयोग। तो कौन ऑपरेट करता था पहले 5 ईयर प्लान को कौन ऑपरेट करता था, प्लानिंग कमीशन, जिसको अब तो ऐसे 5 ईयर प्लानिंग भी अब नहीं है आपकी, है ना, 12वीं के बाद थी, उसके बाद से आपके पास में कोई अभी 12th ईयर ये जो नहीं है, अब उसको नीति आयोग नाम दे दिया गया है प्लानिंग कमीशन को। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग इज a process of determining the objective of administrative efforts and devising the means calculated achieve them। तो प्लानिंग की यहाँ पे डेफिनेशन क्या आ रही है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स एंड डिवाइसिंग द मीन्स कैलकुलेटेड अचीव देम। यानी कि प्लानिंग का मतलब सीधा सा ये है कि सबसे पहले आप जो आपकी जो चुनौतियाँ उनको निर्धारित कीजिए, उनके लिए आप फिर उनको लागू, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उनको लागू करना, प्रशासनिक तौर पे उनको लागू करना, उनको एफर्ट्स लगाइए आप प्रशासनिक तौर पर, है ना, फिर उनको उन जो लक्ष्यों को है उनको कैलकुलेट करके आप उनको अचीव करिए। तो कुल मिला के यही बात है ना कि प्लानिंग का क्या मतलब हो गया, आपको सबसे पहले आपको एक खाका तैयार करना है, एक है ना फ्रेमवर्क तैयार करना है और उसको फिर लागू करिए, फिर आप उस जो गोल है उनको अचीव करिए, जो आपने गोल रखे उनको अचीव करना है, सीधी सी बात ये है। ये तो हो गई प्लानिंग की डेफिनेशन। अब है कि हमें इस प्लानिंग, ये जो 5 ईयर प्लान है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सबसे जो पहला पॉइंट था वो था कि भारत की वीसीएस सर्कल ऑफ पुअर्टी, यानी कि उस समय जब भारत से अंग्रेज चले गए, लगभग मतलब कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, गरीबी रेखा से नीचे थी। तो उस जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग थे उसको कम करना था, है कि नहीं, उनको रोजगार देना था, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बढ़ाना था। तो पहला कारण तो ये था कि जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, जो गरीबी है भारत के अंदर, उसको कम करना था। दूसरा है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड उस जमाने की मैं बात करूं 1951 या 1956 में जब ये पहली 5 ईयर प्लान लागू हुई, तो उस समय क्या था, भारत के अंदर फॉरेन ट्रेड इतना होता नहीं था, ना तो यहाँ से इंपोर्ट होता था ना यहाँ से एक्सपोर्ट होता था इतना ज़्यादा। जो ट्रेड था वो मतलब कि लिमिट में था। और मैं अगर आपको फॉरेन ट्रेड की बात करूँ तो भारत के अंदर जो अच्छी पॉलिसी बनी वो कौन सी थी, एलपीजी आने के बाद में, एलपीजी क्या थी 1990 के अंदर आई आपके एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसी आने के बाद में भारत के अंदर मतलब कि जो ट्रेड का है वो कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, जो पहले क्या था यहाँ की चीज़ें यहीं पर ही बेचना था, लेकिन ये जब एलपीजी लागू हुआ उससे क्या हुआ कि
बाहर की कंपनियां यहाँ आई, यहाँ की कंपनियां बाहर गई, तो उनमें कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, चीज़ों की या तो रेटें कम हुई, है ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले उनसे, क्योंकि अगर भारत में फॉरेन कंपनियां या फॉरेन ट्रेड आएगा तो क्या होगा, उससे रोज़गार भी तो मिलेंगे, रोज़गार भी मिलेंगे, कंपटीशन भी बढ़ेगा एक दूसरी कंपनियों में, तो उससे क्या होगा, कीमतें हैं वो बदलेंगी कि नहीं बदलेगी, नहीं तो बस मोनोपोली चलती रहेगी, मोनोपोली एकाधिकार कि भाई ये तो चलो यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई एक ही कंपनी है, वो यहाँ पे सामान बना रही है, वही बेच रही है, उसका अगर कोई कंपटीटर नहीं मिलेगा तो वो क्या करे, वो तो अपनी मोनोपोली चलाएगा। तो जो फॉरेन ट्रेड है उसको भी बढ़ावा देना था, लेकिन ये आगे जाके एलपीजी के अंदर है 1990 के अंदर इसको और ज़्यादा मजबूती मिली। तो दूसरा कारण तो ये हो गया फॉरेन ट्रेड। फिर अपन बात करते हैं तीसरी, नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद में, तो उस समय क्या था, भारत के अंदर जो कल कारखाने थे वो क्या थे, सीमित मात्रा में थे, है कि नहीं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना था, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो, है कि नहीं, और सामान बनाने के लिए हम आत्मनिर्भर ही रहें, जो अभी भी चल रहा है कि नहीं, हम डिपेंडेंट ना रहें, हम जो हमें चीज़ चाहिए वो हम यहीं पे बना लें। तो एक कारण ये भी हो गया कि नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री इंप्रूव करना भारत के अंदर ही। नेक्स्ट था पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर यानी कि भारत में उस समय भी मतलब कि कितनी सी ये जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे कितनी जनसंख्या थी, मेरे ख्याल से 30 से मतलब कि ये 33 से 40 करोड़ के समथिंग तो जनसंख्या थी। तो उन जनसंख्या में से कई लोगों को रोजगार की ज़रूरत थी। तो पॉपुलेशन प्रेशर था कि नहीं, कि या तो आप मतलब कि एक तो आप या तो जनसंख्या को कंट्रोल भी करिए, और कंट्रोल के साथ साथ में जो जितनी आपके पास में पॉपुलेशन है, जो मैन पावर है, उनको आप यूटिलाइज करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दीजिए, ये भी एक कारण था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। भारत में प्रचुर मात्रा के अंदर है वो खनिज पदार्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज वो पाए जाते हैं, लेकिन उनका सही ढंग से दोहन या यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे थे। तो उनको डेवलप करना था। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपके कोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, है ना, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल इंडस्ट्री होगी, है ना, ये जो सारे था, तो उनको क्या करना था, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेवलपमेंट करना था। नेक्स्ट बात करूं कैपिटल डिफिशियंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी, इसका मतलब है कि कैपिटल डिफिशियंसी का मतलब ये है कि जो अपने पास जो मतलब कि मुद्रा थी उस टाइम की, मतलब कि जो कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे, रुपए पैसे से, है ना, मुद्रा से। तो भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे भारत के पास में पैसों की भी कमी थी, तो उस खजाने को भी और भरना था, ताकि जब खजाना भरेगा तो हम इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें, और ज़्यादा मतलब कि उस पैसों को और ज़्यादा यूटिलाइज करके और किसी सेक्टर में लगा के और ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। तो कैपिटल डिफिशियंसी थी, उसको कम करना था। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो प्लान, ये 5 ईयर प्लान को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना। ये वो पॉइंट है, आप इनको एक बार फिर से देख लीजिए। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, फॉरेन ट्रेड, नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन प्रेशर, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लास्ट कैपिटल डिफिशियंसी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने बात कर ली कि हाँ भाई ये 5 ईयर प्लान लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, लेकिन अपन है नर्सिंग स्टूडेंट, हेल्थ सेक्टर से जुड़े। अब बात करते हैं कि भाई हेल्थ सेक्टर
में क्या किया है, हेल्थ सेक्टर के लिए मतलब कि क्या कदम उठाए गए इसमें, 5 ईयर प्लान में हेल्थ सेक्टर में कौन कौन से कदम उठाए गए। Health and 5-year plan. Recognizing the as an important contributory factor in the utilization of manpower and in the utilization in the uplifting of the economic condition of the country the planning commission gave considerable importance of health program in the 5-year plan तो हम बात करें हेल्थ एंड 5-year प्लान की, रिकग्नाइजिंग एज एन इम्पोर्टेंट contributory factor in the utilization of manpower and in the uplifting of economic condition of the country. The Planning Commission gave considerable importance of health program in the 5-year plan. यानी कि मैन पावर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके इस बात का मतलब यही है, ये जो मैंने इतना कुछ लिखा है सारांश में बताऊं आपको, यानी कि जो भारत के अंदर जो मैन पावर है उसका हेल्थ उसकी इम्प्रूव करके उनका उस मैन पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, उसको अच्छी ग्रोथ दे सकते हो, है कि नहीं है। तो और उस इकोनॉमिक आपकी जो अपलिफ्टिंग यानी कि उठाना किसको, इकोनॉमिक कंडीशन उससे क्या होगी, आपकी बेहतर होगी। अगर आपके पास में अच्छा मैन पावर होगा जो मतलब कि जो सही ढंग से काम कर सकता है, वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, वो अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप अपने मैन पावर का। तो यही है कि उस
दौरान जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने क्या करा, कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। अब हेल्थ प्रोग्राम में उन्होंने किस किस चीज़ पे ध्यान दिया कि जैसे कि आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गए, उनको प्रिवेंशन के लिए, है ना, सैनिटाइजेशन, हाइजेनिक, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। जो कंसिडरेबल जो चीज़ें थी उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया प्लानिंग कमीशन ने। अब मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे हेल्थ एंड 5 ईयर प्लान के, है ना। इसमें पहला था इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रखे गए हेल्थ के अंदर 5 ईयर प्लान के अंदर। तो पहला था कंट्रोल एंड इराडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या रखा था, कंट्रोल एंड इराडिकेशन, या तो आपके जो कम्युनिकेबल डिजीज है या तो उनको कंट्रोल कर लीजिए या उनका टोटली इराडिकेशन मीन्स उन्मूलन, उनको जड़ से समाप्त कर दीजिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या रह गया, कंट्रोल एंड इराडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज लाइक एड्स हो गया, है ना, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई आपके, और जो पोलियो है ये। दूसरा था स्ट्रेंथनिंग of basic health services through the establishment of primary health center and सब सेंटर। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर। आप मजबूती कैसे दे पाओगे, लोगों के पास में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मुहैया करा पाओगे, तो आपको उसमें क्या होगा, बेसिक लेवल से आपको मतलब कि जो आपकी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो इस्टेब्लिश करोगे कि नहीं करोगे। उसमें कौन कौन सी आ रही है आपकी, या तो प्राइवेट ये पीएससी खोलिए या सीएससी इस्टेब्लिश किए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि लोग अगर मान लीजिए जो बीमार पड़े तो हाथों हाथ अपना इलाज सही ढंग से करवा सके। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो लोगों के पास में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होगी। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट था। तीसरा है पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन कंट्रोल भी उस समय का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हमें भारत की जो जनसंख्या है उसको भी नियंत्रित करना आगे, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर रिसोर्सेज। एक देश की जनता वहाँ के लिए क्या है, एक अच्छा रिसोर्स है। अगर वो जनता वहाँ की मतलब कि बीमार रहेगी तो क्या आप उसको एक अच्छा मैन पावर थोड़ी बोल सकते हो, आप उसका एक गुड मैन पावर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको मतलब कि उनको यूटिलाइज सही ढंग से करना है तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए।
तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर, यानी कि जो वहाँ पे जो मतलब कि जो पॉपुलेशन है, जो मतलब कि आप उनको जो रिसोर्स के रूप में काम लेना चाहते हो, तो उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप उनको 8 घंटे के लिए काम दे रहे हो, अगर मान लीजिए वो बीमार रहेगा तो वो क्या 8 घंटे काम कर पाएगा? किसी कंपनी में मान लीजिए अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं, अगर 100 बंदों में से अगर मान लीजिए 50 भी बीमार है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा कि घटेगा? वो तो घटेगा, क्योंकि वो सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं आप? तो जो हेल्थ मैन पावर रिसोर्सेज होता है उनको डेवलपमेंट करना था। ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्ट। अब अपन बात करते हैं कि पर्पज क्या थे। इसके पर्पज क्या थे 5 ईयर हेल्थ एंड 5 ईयर प्लानिंग के? तो पहला था पर्पज वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। भारत की जनता के पास में पीने का स्वच्छ पानी आए, सैनिटाइजेशन की अच्छी व्यवस्था रहे, ये पर्पज था। ज़्यादा हार्ड नहीं है कि नहीं है? दूसरा था कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी एक पर्पज था, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। और मैं बात करूं मेडिकल एजुकेशन, लोगों को अच्छी से, जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अच्छी मेडिकल ये एजुकेशन दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च, अच्छी ढंग से रिसर्च हो ताकि बीमारियों को ख़त्म किया जा सके, है कि नहीं? हेल्थ सेक्टर में अच्छे से सुधार लाए जा सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, R&D। और था मेडिकल केयर इंक्लूडिंग मेडिकल केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड PSC। ये जो जितने भी जो मैंने ये इंस्टीट्यूशन के नाम ये, तो उनमें अच्छी से अच्छी मेडिकल केयर की सुविधाएं हो, लोग वहाँ पे आए तो उन्हें अच्छा इलाज मिले, ये भी एक पर्पज़ था। हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिले, डिस्पेंसरी में भी मिले, और PSC के अंदर भी अच्छा इलाज में मेडिकल केयर मिले उनको। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इनमें भी अच्छा सुधार हो, ये भी पर्पज़ रखा गया, है ना। और मैं बात करूं फैमिली प्लानिंग, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर किया जाए। उस टाइम तो ये थे चीज़ें, आज तो चलो ठीक है लोग अपने आप से जागरूक हो गए, लेकिन उस टाइम ये लोगों को बतानी पड़ती थी कि बच्चे दो ही अच्छे हैं। फिर है इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको सही ढंग से ग्रोथ किया जाए। इंडिजीनियस यानी कि जो भारत के अंदर जो पहले से प्रचलित है, कौन से आपके आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, योगा हो गया, सिद्धा हो गया, है ना, जो अभी अब तो आयुष मंत्रालय चलता है ना, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके आयुष के अंदर? ये इंडिजीनियस सिस्टम ही तो है आयुष आपके, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक। तो इस सिस्टम को भी और ज़्यादा मतलब कि मजबूत किया जाए, जिससे लोगों के पास में चॉइस रहे, है ना, चुनने का मतलब कि और ज़्यादा ऑप्शन रहे। जरूरी नहीं कि लो भी वो जो मैंने बात कही हुई उसमें हेल्थ पॉलिसी के अंदर कि आप जरूरी नहीं कि आप
एलोपैथी से इलाज करो, आपका इलाज इससे आयुर्वेदिक से भी हो सकता है, योगा से भी हो सकता है, यूनानी, सिद्धा और ये होम्योपैथिक, इनमें इलाज आपको अच्छे से अच्छा मिल सके। तो इस सिस्टम को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी थी। तो ये कुछ पर्पज आ गए। पहली बात कर ली अपन ने ऑब्जेक्टिव, अब बात कर ली अपने पर्पज। पर्पज कौन कौन से? पहला है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, यानी कि भारत की जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिले, सैनिटेशन, नाले वाले सब अच्छी हो, हाइजेनिक रहे लोग, है ना। दूसरा है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जितने भी जो मतलब कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल किया जाए, ये पर्पज रखा गया। तीसरा है मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ताकि लोग इस फील्ड के लिए मतलब इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ दिखा सके, है कि नहीं, ग्रोथ कर सके। इसके लिए आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल एजुकेशन, उनको अच्छी जो नर्सिंग स्टाफ है उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अच्छे से अच्छा इलाज दे पाए लोगों को। रिसर्च करें, रिसर्च से क्या होगा, आपका जो मेडिकल जो मतलब कि जो दवाएँ हवाएँ बनाना है वो ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड PSC, आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल केयर की सुविधाएं देनी है। कहाँ पर? हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड PSC। फिर अगले पॉइंट पे बात करूँ तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो भी आपके पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो भी आ गए, चाहे हॉस्पिटल आ गए, डिस्पेंसरी आ गए, मेडिकल कॉलेज आ गए, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ या स्टेबल करें। फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयर करें लोगों को। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको भी स्ट्रेंथ देना है। ये कुछ इसके पर्पजेस थे। अब बात करें, ये तो अपन ने ओवरऑल 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर ली है ना, जिसमें आपके हेल्थ भी आ गया और जो अदर जो इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो भी थे, इन सब पे अपन डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं अपन पहली जो 5 ईयर प्लानिंग थी उस पे, उसमें अदर सेक्टर में क्या काम किए गए और हेल्थ सेक्टर में क्या क्या किए गए, उन पे अपन थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं या एनलाइटमेंट। बात करें अपन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कब से कब तक? 1951 से 1956। भारत में जो पहली 5 ईयर प्लान बनी वो कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। Introduced by the then Pandit Jawaharlal Nehru between the period 1951 to 1956. The on responsible who? Planning Commission. तो आपके जो पहली जो 5 ईयर प्लान थी वो किसने इंट्रोड्यूस कराई? उस समय जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक चली है? 1951 से 1956 तक। रिस्पॉन्सिबल कौन था इसके लिए, है ना, मतलब कि किसने लागू किसने करी? आपके प्लानिंग कमीशन ने, यानी कि योजना आयोग उस टाइम उस जमाने का, है ना, जो आज के टाइम पे क्या नाम है इसका? नीति आयोग, जिसको नाम दे दिया गया अब। तो ये तो होगी इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पहला ऑब्जेक्टिव था, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड
लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स इन इंडिया which was possible making judicious of natural resources। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या था 5 ईयर प्लानिंग का, जो पहली 5 ईयर प्लानिंग थी उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत की जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, है कि नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर जो उस समय क्या था कि एक बड़ी आबादी कहाँ रहती थी, गाँव के अंदर, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही मतलब कि कमज़ोर था, या मैं ये कहूँ कि निचले स्तर का था। शहरों के अंदर तो और भी बंदे जो रहते थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन जो गाँवों के अंदर था उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कमज़ोर था। तो उस लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना मुख्य उद्देश्य था, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना था। तो ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा है total outlay of this plan a massive ₹2069 करोड़, यानी कि उसका जो बजट रखा गया वो कितना रखा गया 2069 करोड़। 5 ईयर प्लान के अंदर बजट भी तो रखना पड़ेगा। आप ये थोड़ी है कि मतलब कि थोती बातें करो, उसके लिए बजट भी तो लो आप, है कि नहीं। बजट के बगैर कैसे कर पाओगे आपको नेचुरल रिसोर्स भी उनका भी दोहन करना है, एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, इरिगेशन सिस्टम को भी आपको इम्प्रूव करना है, लेकिन आपके पास बजट है नहीं। तो मेन चीज़ क्या थी, बजट। उस समय के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बजट था 2069 करोड़, है कि नहीं है। तो ये रखा गया 2069 करोड़ का बजट। द सेग्रीगेशन मैंने किन किन विभागों को, या मतलब ये विभाजित किन किन में हुआ ये बजट। तो ये पहला था इसमें इंडस्ट्रियल, सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इरिगेशन, सिंचाई, है ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सेक्टर के लिए सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण करना। वैसे तो पृथक्करण होता है, लेकिन किन में बांटा गया है यहाँ पे, इसका ये मतलब लीजिए आप। जो 2069 करोड़ का बजट था वो किन किन में बांटा गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और भी मान लीजिए जैसे हेल्थ भी जोड़ दीजिए इसमें आप। वैसे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हेल्थ का तो इसमें अलग से मैं अभी पढ़ाऊँगा। इसमें आगे फर्स्ट ईयर जो 5 ईयर प्लान थी उसमें हेल्थ के लिए क्या क्या गया वो आगे है इसमें, लेकिन इसमें नहीं लिखा। चाहे आप कम्युनिकेशन जोड़िए या फिर सोशल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है उनके लिए, तो इनके लिए ये बजट डिक्लेयर किया गया। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड
कम्युनिटी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था जिसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप करना था और आपके जो सामुदायिक स्तर पर है उनको भी ऊपर मतलब कि उठाना था। ये बात होगी। अब बात करें, ये तो चलो आपने ऑब्जेक्टिव रख लिए, अब आपने इसमें अचीवमेंट क्या क्या की, है ना। वो आपने प्लान तो बना लिए, लेकिन क्या आपने इसमें अचीवमेंट भी किया? तो अचीवमेंट भी किया। तो मैं अचीवमेंट आपको बता देता हूँ कि 5 ईयर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसके अंदर कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की गई। तो जो अचीवमेंट है बात करें, पहली अचीवमेंट थी तो आपके हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, जिसको भाखड़ा डैम बोलते हैं, वो बनाए गए, है ना। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट गए जो मतलब कि बहुत ही मतलब कि जिनको आप बोल सकते हो कि अच्छे कदम थे। इनके बनने से क्या हुआ, उनमें से मतलब कि जो इन पे पावर प्रोजेक्ट भी चालू किए गए, इरिगेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ इनसे, है कि नहीं। तो ये अचीवमेंट थी कि नहीं। हीराकुंड बांध बना, भाखड़ा नांगल डैम बना, इनसे क्या हुआ, डैम बनने से क्या होता है, वहाँ पे आप लाइट भी बना सकते हो और जो बांध के थ्रू आप है लोगों को सिंचाई की सुविधाएं भी मुहैया करा सकते हो, पानी को बाद में उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करते हैं, है कि नहीं है। तो इससे इरिगेशन सिस्टम भी मजबूत हुआ, तो ये भी एक अचीवमेंट थी। फिर इसके अंदर कुछ और थी, जैसे कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्रूव रेलवे सर्विसेज। रेलवे सर्विसेज में कई सारे मतलब कि अच्छे काम हुए। ट्रांसपोर्ट में भी हुआ, सिविल एविएशन जो आपके जो नए नए एयरपोर्ट का ये भी, और नई नई फ्लाइटें, है कि नहीं, ये भी सिविल एविएशन में भी इम्प्रूव हुआ। और मैं बात करूं कुछ रोड ट्रैक, रोड में ये जो मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड है, ये सबसे मेन चीज़ होती है कि नहीं है। तो ये जो उस टाइम जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसमें अच्छी अच्छी सड़कें भी बनी। इम्प्रूव रेलवे सर्विसेज, है ना, सिविल एविएशन, इस सेक्टर में भी अच्छा काम हुआ। और ट्रांसपोर्ट एंड रोड, इसमें भी अच्छा काम हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द गवर्नमेंट, नेक्स्ट मैं बात करूं द ग्रोथ इन जीडीपी अचीव्ड बाय इंडिया वाज 3.6। जीडीपी कितने लेके गए, 3.6, जबकि गोल कितना रखा गया, गोल रखा गया था 2.1%। यानी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर गोल क्या रखा गया था कि हमें 2.1% पर एनम प्रतिवर्ष इस हिसाब से हमें ग्रोथ करनी है। लेकिन जो ग्रोथ है उस टाइम बहुत अच्छी, वो कितने लेके चले गए थे, वो 3.6, बहुत ही अच्छा मतलब कि इन्होंने काम किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जिससे जो भारत की जीडीपी है वो कितने परसेंट से आगे बढ़ी, 3.6% से। लेकिन उन्होंने गोल कितना रखे थे, 2.1 तक पर एनम लेके रखे थे, लेकिन वो 3.6 तक लेके चले गए थे। ये भी एक अच्छा काम। अब बात करते हैं अपन हेल्थ एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हेल्थ के अंदर कौन कौन से अच्छे काम हुए। ये तो जनरल अचीवमेंट थी, अपन को डिस्कस करनी है किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। हेल्थ एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसमें कौन कौन से काम हुए। पहला था प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई एंड
सैनिटेशन। भारत की जनता के पास में, लोगों के पास में साफ पानी, ये जो साफ पानी पहुंचाया गया, जिससे क्या होगा, वाटरबॉर्न डिजीज़ है वो कम हुई कि नहीं हुई उससे, मतलब कि अगर मान लीजिए लोगों के पास में साफ पानी या सैनिटेशन नहीं रहेगा तो वहाँ पे अनहाइजेनिक रूप से अगर वो रहेंगे तो क्या होगा, बीमारियाँ बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आपने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करा दी, वहाँ पे वाटर सप्लाई सही ढंग से करवा दी, तो क्या होगा, एक तो वाटरबॉर्न डिजीज़ नहीं होगी आपको, सैनिटेशन से क्या होगा, वहाँ पे हाइजेनिक रहेगी, और क्या होगा, वहाँ पे बीमारियाँ कम से कम फैलेगी। दूसरा है कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मलेरिया को कंट्रोल किया गया, जिससे क्या हो गया, मलेरिया से मरने वालों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की, उन्होंने 50% तक ग्रोथ कम की। ये उसमें हेल्थ पॉलिसी में भी कहा गया आपके, है ना। तो कंट्रोल ऑफ मलेरिया ये भी करा गया, मलेरिया को कंट्रोल करा गया। फिर मैं बात करूं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी कि अगर मान लीजिए कोई बीमारी को बढ़ने ही ना दे, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। अगर आपने बीमारी से बढ़ने से पहले ही उसका इलाज करते तो क्या होगा, उसमें बीमारी बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे, और क्या होगा कि लोग उससे जल्दी से ये बीमारी बढ़ने से पहले उसे अच्छा केयर मिले। तो प्रिवेंटिव केयर को ज़्यादा प्रमोट किया गया, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को। और कहाँ पे, रूरल पॉपुलेशन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन में इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया। और बात करूं हेल्थ सर्विसेज फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। हेल्थ सर्विसेज फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। हेल्थ सेक्टर में किसके लिए काम किया, मदर और जो बच्चों के लिए, उनको ज़्यादा से जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए मदर के लिए। मतलब कि जो दाइमा है, पहले तो क्या ये जो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती थी, तो वो क्या करते, उसके लिए दाई को प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो दाई को प्रशिक्षण देने से क्या होता था कि वो कहीं मान लीजिए कि डॉक्टर नहीं पहुंच पाए तो वो दाई है उनका, और वो जो डिलीवरी है वो करवा देती थी। तो वो प्रोग्राम लॉन्च किया, दाइयों को ये जो ट्रेनिंग दी गई, जिससे क्या होगा, माताओं को और जो मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये जो डिलीवरी कराने में है ये आसानी रहती है कि नहीं। आज करा रहे हैं अपनी ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो उस समय नहीं थी, उस समय तो वो जो दाइयाँ थी वो ही करवाती थी। तो हेल्थ सर्विसेज फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ये लॉन्च किए गए। नेक्स्ट मैं बात करूं फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। इसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया कि आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचिए, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही है हमें, है कि नहीं है, ताकि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये ना हो, भारत में आगे जाके ये बड़ी समस्या ना बने पॉपुलेशन कंट्रोल की। आज भी है वैसे तो ये भारत के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल वाली समस्या तो, लेकिन इसके बारे में सोच कब लिया था अपने, 1951 में ही सोच लिया था, लेकिन कंट्रोल तो हम इसको अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बात करूं जैसे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हेल्थ एजुकेशन है ना। नेक्स्ट कौन सा आपके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जाए, किसके बारे में, हेल्थ से रिलेटेड, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं जैसे कि नर्सिंग स्टाफ हो गया, उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए, लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में प्रमोट किया जाए।
लोग हैं अपने आप से ही मतलब हेल्थ एजुकेशन में, अगर मान लीजिए उनको हेल्थ एजुकेशन दिया जाए तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर खुद अपना लेंगे कि नहीं अपनाएंगे, हैं कि ना, खुद अपना लेंगे वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो ये कुछ एक हेल्थ सेक्टर में काम किए गए थे जो मैंने आपको बताया, 7-8 पॉइंट है ना। हेल्थ के सेक्टर में कौन कौन से काम किए, एक तो ये हो गया हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, और फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ मलेरिया, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इन मुद्दों को उठाया गया मतलब कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। आज के लिए इतना ही। अगली क्लासेस में अपन जो बाकी की जो जितनी भी बची हुई जो 5 ईयर प्लान है वो सारी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।